नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएसबी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है कुछ हिंदी के सवाल जो कि टीजीटी इंग्लिश मेल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा है, इसमें मुहावरा है, लिखा है पुराना घाव होना। पुराना घाव होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही चालाक होना। मतलब हमको कहीं बोलते हैं ना कि बहुत ही, अरे वो बहुत पुराना घाव है, मतलब बहुत ही चालाक है। ठीक है। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अठखेलिया करना, अठखेलिया करना, खेलिया लिया करना, तो क्या होगा? अठखेलिया करना का मुहावरा क्या होगा? मुहावरा का मतलब क्या होगा? अठखेलिया करना मतलब हम बोलते हैं कि बहुत ही अठखेलिया कर रहा है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, अठखेलिया कर रहा है। मतलब समय व्यर्थ गंवाना। क्या कर रहा है? समय गंवा रहा है। समय व्यर्थ गंवाना। अठखेलिया करना मतलब बहुत ही अठखेलिया कर रहा है, काम वाम नहीं कर रहा है या पढ़ नहीं रहा है, अठखेलिया कर रहा है। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद अगर पूछ लिया अथाह सागर में डूबना, इसका मतलब क्या होगा? अथाह सागर में डूबना। अथाह सागर में डूबना, सागर में डूबना का मतलब क्या होगा? अथाह सागर में डूबना का मतलब होता है कष्टों से घिर जाना। कष्टों में घिर जाना। ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे पूछ लिया जाए अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना पूछ ले तो क्या बताओगे? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब केवल अपनी ही बातें कर रहा है। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, केवल अपनी बातें नहीं, अपना स्वार्थ साधना। क्या होगा? अपना स्वार्थ साधना मतलब केवल अपने ही काम की बातें किया जा रहा है, अपने काम किया जा रहा है। तो क्या होगा? अपना स्वार्थ साधना, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हमसे पूछा जाएगा अपना राग अलापना। अपना राग अलापना पूछ ले तो इसका मतलब होगा केवल अपना ही बातें करना, मतलब अपने के बारे में बातें करना। अपना राग अलापना मतलब क्या होता है? केवल अपना ही बात करना, अपने बारे में बात करना, केवल अपने बारे में बात करना, अपने बारे में बात करना। देखो अब है समझ में आएगा। देखो पुराना घाव होना मतलब बहुत ही चालाक होना। अठखेलिया करना मतलब अठखेलिया कर रहा है, कोई काम वाम नहीं करता, मतलब समय में व्यर्थ गंवाना। उसके बाद सागर में डूब जाना मतलब कष्टों में घिर जाना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ साधना। अपना राग अलापना मतलब केवल अपनी ही बातें करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आटा दाल का भाव मालूम होना। देखो यहाँ पे भी मुहावरा ये आया है कि आटा और दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्टों का अनुभव होना। जब हम बोलते हैं ना कि हम अरे पूरा आटा और दाल का भाव पता चल जा रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? पूरे कष्टों का अनुभव कर रहे हैं, कष्ट का अनुभव करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। दिए गए शब्दों का बहुवचन ज्ञात करें। बेटा है तो बेटे का बहुवचन क्या हो? बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटे। ठीक है। हम बोलते हैं ना उसके 4 बेटे हैं, तो बहुवचन क्या होगा? बेटे। लड़का भूख से अधमरा हो गया है। देखो लड़का भूख से अधमरा हो गया है, तो इसमें कौन सा यहाँ पे विराम चिन्ह आएगा? तो हमें लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा? पूर्ण विराम ही आएगा। यहाँ पे पूर्ण विराम आता है। ठीक है। तो पूर्ण विराम हमारा राइट आंसर है। यदि यहाँ पे जो कॉमा है ये कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं हम? कॉमा को क्या बोलेंगे? अल्प विराम। इसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम, ये हमारा अल्प विराम होता है। ये कौन सा है? हमारा लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह है। या ये क्या है? हमारा प्रश्नबोधक चिन्ह। बोधक चिन्ह। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम।
लिखा है दिन। दिन का निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन है कि जो दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो दिन की बात करें तो दिन का जो पर्यायवाची होता है वो कौन कौन सा होता है? दिन का पर्यायवाची, दिन की पर्यायवाची की बात करें तो दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, दिवस, दिवा, दिवा, वासर, 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 और क्या होता है? याम, निधि, निधि, तिथि, तिथि, निधि नहीं, तिथि, तिथि, तिथि। ये सब क्या होगा? दिन का पर्यायवाची है, जैसे दिवस, दिवा, वासर, याम। ठीक है, तो वार, वार भी होगा, वार का पर्यायवाची। ठीक है, जैसे बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, तो मतलब देखो यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो दिन का देखेंगे तो दिन का क्या है? दिवा, दिवस, वार, ये सब क्या है? दिन का पर्यायवाची है। पीर, पीर का क्या होता है? पीर मतलब होता है कष्ट, पीर का होता है कष्ट, कष्ट, पीड़ा, पीड़ा, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद। ये सब क्या होगा? पीर का पर्यायवाची होता है। जैसे पीर का पर्यायवाची क्या होगा? दिन का पर्यायवाची दिवस, दिवा, वासर, याम, तिथि, वार। और पीर का पर्यायवाची क्या होता है? कष्ट, पीड़ा, व्यथा, वेद, संताप, शोक, और यहाँ पे क्या है? खेद, खेद प्रकट करना जो हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? खेद, खेद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? देखो, विदेशज की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के कितने प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं शब्द? 4 प्रकार के शब्द हैं। पहला हमारा जो है, एक होता है हमारा तत्सम। तत्सम, तत्सम क्या होता है? संस्कृत का जो मूल शब्द है उसे तत्सम बोलते हैं। तत्सम शब्द होता है तद्भव। दूसरा होता है तद्भव, तद्भव। तीसरा होता है हमारा देशज, देशज। और एक होता है विदेशज, विदेशज। हम बात करते हैं तत्सम की, जो संस्कृत का मूल शब्द होता है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ही मूल शब्दों को उठा के हिंदी में रख दिया गया है। जैसे अग्नि, अग्नि कौन सा है? अग्नि आपसे पूछ ले तो अग्नि हो गया, ये संस्कृत का ही शब्द है, अग्नि। फिर उसके बाद ऐश्वर्य पूछ ले, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य, वर्य पूछ ले। फिर उसके बाद आपसे जैसे षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी। तो ये सब क्या हो गया? संस्कृत का शब्द है लेकिन इसे हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कौन सा शब्द आएगा? तत्सम शब्द आएगा। अगर हम बात करें तद्भव की, तो तत्सम के जो बिगड़ा रूप होता है उसे तद्भव बोलते हैं। जैसे हम करते हैं अग्नि, अग्नि हमारा कौन सा? तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम हो गया। अगर इसी को हम आग बोले तो आग क्या होगा? हमारा तद्भव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोल रहे खीर, खीर, खीर कौन सा? तद्भव है। छत, छत कौन सा है? ये भी तद्भव है। तो ऐसा जो भी वर्ड आएंगे वो सब क्या तद्भव होंगे। देशज की बात करते हैं, देश की बोलचाल में जैसे जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लोटा, लोटा, लोटा का हम प्रयोग करते हैं, देशज। फिर उसके बाद धोती, धोती, थैला, थैला, पगड़ी, पगड़ी। तो ये सब जितने भी हम प्रयोग करते हैं देश की बोलचाल भाषा में, इसको क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं। जो विदेश का वर्ड है तो उसे क्या बोल देंगे? विदेशज। जैसे हॉस्पिटल पूछ लिया आप, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ऑफिसर, ऑफिसर। फिर उसके बाद अदालत, अदालत। ये सब क्या विदेशी भाषा में से लिया गया, तो ये क्या हो गया? हमारा विदेशी वर्ड हो गया।
तो जिस शब्द की उत्पत्ति विदेशों से हुई है उसे क्या होगा, विदेशज बोलेंगे। जिस शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में हुई उसे देशज बोलते हैं। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम बोलते हैं, और तत्सम के विग्रह रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। जैसे आग्नि का क्या हो गया, आग हो गया। तो ये आगे देखते हैं हम, इसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में शब्द विदेशज कौन सा है। तो तेंदुआ, तेंदुआ, ठुमरी, जूता। तो ये सब क्या है हमारा ये है, ये तो तत्सम है जूता, ठीक है। ठुमरी, ठुमरी ये भी हमारा क्या सा है, ये देशज शब्द है। ठुमरी देश में देशज बोला जाता है। अब कौन सा होगा, विदेशज से हमारा क्या है, अमीर। अमीर ये क्या लिया गया, वर्ड जो लिया गया विदेशज से, विदेशी भाषा से लिया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। देखो भवन, भवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है हमारा, भोज और अन, भो प्लस अन, भोज और अन होता है। अगर हम बात करें वही पवन की, तो पवन का क्या होगा, पोज और अन, पो जोर अन, पो प्लस पोज और अन, ठीक है। अगर वही हम करें पवन के बाद नयन की करें, हवन की कर लेते हैं, हो जोर अन। हवन का क्या होगा, हवन का हुआ, हवन का पूछ ले तो हो जोर अन होगा, हवन, ठीक है। अगर वही आपसे पूछ ले भवती, भवती का क्या होगा, भवती, भवती का क्या होगा, भू जोर अति, भवती, भू जोर अति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या, अगर पूछे नयन, नयन का क्या होगा, नयन, नयन का ने जोर अन, ने जोर अन, नयन, ठीक है। नायक का पूछ ले, नायक का, नायक, तो इसका नायक का होगा नय जोर अक, नायक। गायक का पूछ ले, गायक का गए, गए जोर अक, तो ये है। देखिए फिर से हम करते हैं, भवन का क्या होगा, भोज और अन, पवन का पोज और अन, भवन का क्या होगा, होज और अन, भवती का भोज और अति, ठीक है। अगर हम करें नयन का नेज और अन, नायक का नय जोर अक, गायक का गय जोर अक, तो ये हमारा संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संधि है ये कौन सी संधि है, यन संधि है, अयाधि संधि है। संधि की जो 5 टाइप है उसमें से कोई भी संधि पूछ लिया जाता है तो उसे भी हम देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग से वीडियो बनाएंगे संधि विच्छेद का, तो उसमें हम देखेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की कौशल है नहीं, जानकारी प्रहार सीढ़ी है, ठीक है। संतुलित व्यवहार सफलता की क्या सीढ़ी है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नहीं देखते हैं, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, मतलब ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं बोधगम्य। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं, बोधगम्य। जो बुद्धि द्वारा जब जाना जा सके तो बोधगम्य बोलते हैं। आपसे अगर आपसे पूछ लें जिसके समान अन्य न हो, अगर पूछ ले क्वेश्चन में जिसके समान कोई अन्य न हो, कोई अन्य न हो, अन्य न हो, उसे क्या बोलेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे क्या बोलेंगे इसे बताइए। फिर उसके बाद आपसे पूछ लें कि जिसके समान दूसरा न हो, पूछ ले जिसके समान कोई दूसरा न हो, दूसरा न हो, उसे क्या बोलेंगे, इसे बताना है। जो न जानता हो, जो न जानता हो, उसे क्या बोलेंगे, जो न जानता हो, इसे बताइए। आशा से कहीं बढ़कर, आशा से कहीं बढ़कर, बढ़कर इसका क्या होगा, बढ़कर। तो देखिए आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा है जिसके समान अन्य न हो, तो इसे क्या बोलेंगे, अनन्य, अनन्य, अनन्य बोलेंगे, अनन्य।
फिर से देख लीजिए, अनन्य, अनन्य, अनन्य गलत लिख दे रहा हूँ, अनन्य ऐसे होगा, अनन्य, अनन्य, ठीक है, अनन्य, ये अनन्य होगा। आता है जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय, 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 उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अगर देखो जो न जानता हो उसे क्या बोलते? अज्ञ, जो न जानता हो उसे अज्ञ बोलेंगे। जो आशा से काफ़ी कहीं बढ़कर उसे बोलते आशातीत, आशातीत। देखो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो बुद्धि द्वारा जान सके उसे क्या बोलते हैं? बोधगम्य, जिसके समान अनन्य न हो, अनन्य, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, जो न जानता हो, अज्ञ, आशा से कहीं बढ़कर आशातीत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव में अविप्रत्यय, बहाव, बहाव में क्या होगा? अप्रत्यय है, प्रत्यय है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने एक ट्रिक बताया था कि हमसे हमेशा पूछा जाता है कि एक ना एक क्वेश्चन ये हमेशा आता ही है कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो मैंने बताया था जो सरल वाक्य क्या होता है वो साधारण वाक्य होता है, जिसमें कोई भी मतलब अलग से कोई एक शब्द अलग से कुछ जोड़ा नहीं गया हो, पूरा एक साधारण वाक्य होगा, वो क्या होगा? सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य जैसे कर्ज में डूबने के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली, मतलब इसमें कहीं से दूसरा कोई दो वाक्यों को जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। कर्ज में डूबने के कारण किसान ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, मतलब एक सिंपल सा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य आपसे पूछ ले तो ये कभी कभी संयुक्त वाक्य भी पूछ लिया जाता है। तो संयुक्त वाक्य जब बात करते तो संयुक्त वाक्य क्या होता है हमारा? संयुक्त वाक्य, देखो संयुक्त वाक्य में क्या होगा? अगर वाक्य में आपसे किसी भी कोई वाक्य है उसमें और आए, क्या आएगा? और आए, एवं आए, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, नहीं तो, पर आदि आए तो वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। उसमें जैसे हम देख लेते हैं, पहले एक सरल वाक्य हमारा संयुक्त मिश्र वाक्य भी होता है, उसे भी देख लें। मिश्र वाक्य में क्या होगा? मिश्र वाक्य जब हम बात करें तो मिश्र वाक्य में जैसे कहीं अगर किसी वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, उधर, जिधर, जैसा वैसा, यद्यपि, तथापि, या जहाँ वहाँ, यद्यपि, तथापि, यदि आए तो वो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ था। तो क्योंकि किस में है? क्योंकि की हम बात करेंगे तो क्योंकि, देखो क्योंकि किस में है? यहाँ पे लिखा है क्योंकि, ये हमारा इसमें लिखा हुआ मिश्र वाक्य में, तो ये हमारा जो ये क्या होगा? हमारा किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो क्या था? कर्ज में डूबा था, तो ये क्या होगा? हमारा मिश्र वाक्य हो गया। आगे देखते हैं, किसान कर्ज में डूबा और आत्महत्या कर ली, तो और किस में आ रहा है हमारा? और की जब बात करेंगे तो और देखो, और हमारा यहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे संयुक्त वाक्य में। तो और जब हमारा संयुक्त वाक्य में आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। ये वाला कौन सा हमारा, संयुक्त वाक्य। ठीक है। जब किसान कर्ज में डूबा था, डूब गया तो तब उसने आत्महत्या कर ली। जब तब मैंने बताया कौन सा वाक्य है, ये भी क्या होगा, हमारा मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। और ये हमारा जो कर्ज में डूबने के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली, तो ये कौन सा होगा, कारण की बात है, तो हमारा ये कौन सा होगा, सरल वाक्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें दिया है कि अच्छा तुम घर जाओ। अच्छा तुम घर जाओ, तो इसमें जो चिन्ह का प्रयोग होगा, कौन सा चिन्ह का चिन्ह आएगा। जैसे हम बात करते हैं कि देखो चिन्ह इसमें जो आएगा, अच्छा के बाद यहाँ पे कौन सा लगेगा, कॉमा लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि कॉमा का प्रयोग कहाँ पे होता है, हाँ नहीं बस, हाँ नहीं बस, अतएव, या निष्कर्षता, या अच्छा। आपसे पूछ ले, अच्छा, अतः, अतएव से अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो तो वहाँ पे पहले क्या है, हमें कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अच्छा तुम घर जाओ, हाँ जी, हाँ जी मैं नहीं आ सकता, तो देखो कॉमा वहाँ पे लगेगा। नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो देखो वहाँ पे भी क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो ये कहाँ पे होता है, अगर हाँ नहीं बस अच्छा अतः अतएव से अगर कोई भी वाक्य स्टार्ट हो तो वहाँ पे हमें क्या लगेगा, पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। और कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है, जो ये अल्पविराम है, इसका प्रयोग और कहाँ होता है, तो और जैसे हम क्या करते हैं कि दो अगर संज्ञा है, जैसे बोले राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, कॉमा शत्रुघ्न और भारत भाई हैं, तो देखो तो ये क्या हुआ, राम, या मतलब दो हमें संज्ञा के बीच भी हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो ये भी हमारा वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि हाँ नहीं बस अच्छा आता अतएव से अगर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे कॉमा आपको लगाना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हम कल आगरा जा रहे हैं। देखो पुरुष संज्ञा इसमें ज्ञात करना है कि पुरुष ज्ञात, जो पुरुषवाचक होता है उसे ज्ञात करें। देखो जो हमारा लिंग है उसमें कितने होते हैं, लिंग नहीं, वचन, वचन की अगर बात करें तो वचन हमारे कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ये द्वितीय पुरुष नहीं होता है। ठीक है। प्रथम पुरुष में क्या होता है, मैं, हम। ठीक है, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा, तुम। और अन्य पुरुष में जैसे सीता, राम, वह, तो आदि, जितने भी होंगे सब क्या होंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। जैसे अगर हम बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये कौन सा होगा, मध्यम पुरुष होगा। अगर पूछ ले कि सीता खेल रही है, तो कौन सा होगा, अन्य पुरुष होगा। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। चलो आगे देखते हैं। दिए गए शब्द को विलोम, शब्द का विलोम से शब्द ज्ञात करें। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो देखो इसमें लिखा है विधि। विधि का विलोम क्या होता है, विधि का विलोम जो होता है निषेध, निषेध। अगर पूछ ले आपसे निधि, निधि का विलोम क्या होगा, कर्ज, कर्ज या ऋण। ठीक है। इष्ट का विलोम क्या होता है, इष्ट का अनिष्ट, अनिष्ट। ठीक है, अनिष्ट। आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो अब मिश्र वाक्य की बात की गई, तो मिश्र वाक्य में मैंने क्या बोला था कि यदि या यद्यपि से अगर स्टार्ट हो तो वो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो ये हमारा क्या है, यदि से स्टार्ट है तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। वर्षा रुकी, फिर भी जैसे फिर भी है यहाँ पे संयुक्त वाक्य। देखो एक बार आके यहाँ पे आएंगे आप, फिर भी किस में है यहाँ पे,
फिर भी यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिर भी है, तो फिर भी किस में आ रहा है, संयुक्त वाक्य में। तो ये फिर भी वाला हमारा किस में होगा, फिर भी जो है हमारा ये क्या है, संयुक्त वाक्य होगा। वर्षा न रुकने के कारण मैं घर नहीं गया, तो ये भी क्या होगा, वर्षा न रुकने के कारण। तो यहाँ पे कारण तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो शब्दों को जोड़ा गया, दो वाक्य को जोड़ा गया है। तो देखो, वर्षा न रुकने के कारण मैं घर नहीं गया, मतलब दो क्रिया है। अगर यही रहता कि मतलब कारण रहता, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही क्रिया होती, तो क्या होता, हमारा संयुक्त वाक्य होता, सरल वाक्य होता। ठीक है, इसमें दो वाक्य जुड़े हैं, तो ये हमारा क्या है, कारण क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। वर्षा नहीं रुकी इसलिए मैं घर गया, तो इसलिए भी दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे मैंने उसमें, आप वहाँ पर देखेंगे इसलिए भी है, और भी है, परंतु भी है, किंतु भी है, तो ये सब क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, मिश्र वाक्य में हमारा कौन सा आंसर हो गया, बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब कम्प्रीहेंशन आ गया। कम्प्रीहेंशन में हमें क्या करना है, इसे आराम से पढ़ना है अच्छे से। पहले देखो, भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति है। हमें क्या करना है, प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति है। पंजाब भारत के उत्तर में स्थित है, पंजाब भारत के उत्तर में स्थित है, जिसकी संस्कृति कला, साहित्य और उमंग से भरपूर है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। पंजाबी फारसी भाषा के दो शब्दों, पंजाबी जो है फारसी भाषा के दो शब्दों पंज और आप से मिले हैं कर बना है। ऋग वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। किसमें, ऋग वैदिक काल में इसे सप्त सिंधु के नाम से जानते थे, पुकारा जाना जाता था। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूबेदार बनकर यहाँ राज किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था। खिलजी वंश, तुगलक वंश और तैमूर वंश भी, कौन कौन से वंश थे, खिलजी, तुगलक और तैमूर वंश भी पंजाब में शासन करते रहे। तैमूर वंश में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो ये तो सभी को पता है। मुगलों का शासन लंबे समय तक चला और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से मुगल साम्राज्य की इतिश्री हुई। मतलब इतिश्री मतलब क्या हुई, शुरुआत हुई। मुगलों के ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से मुगलों की इतिश्री मतलब बंद हुई, मुगलों की समाप्ति हुई, इतिश्री मतलब खत्म हुई, समाप्त हुई। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि संस्कृति में धनवान है, किंतु पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वो पंजाब में चावल और गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब की संस्कृति साहित्य, नृत्य, गायन आदि से मिलकर बनी है। नृत्य और संगीत का अभिन्न अंग है। नृत्य और संगीत यहाँ का अभिन्न अंग है। भांगड़ा संगीत, जो भांगड़ा संगीत है का एक नृत्य का समन्वयित रूप है, वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन सरसों का साग है। ठीक है, सरसों का साग और मक्के की रोटी है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन की स्थापना 1957 में एक सरकारी अफसर नेकचंद ने की थी। पंजाब राज्य की कुल क्षेत्रफल इतने किलोमीटर के राज्य के अंतर्गत की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा एवं पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। वह 1966 में 66 को संयुक्त पंजाब का विघटन कर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल बनाए गए। पंजाब राज्य के लोग तन, मन और धन से परिपूर्ण हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है रॉक गार्डन की स्थापना कब हुई थी, तो रॉक गार्डन की स्थापना नेकचंद ने की थी। कब की थी, तो यहाँ पे देख लो कि 1957 में, तो 1957 में की थी। आगे देखते हैं, पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमने देखा था कृषि है। ठीक है, कृषि क्या है पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नृत्य, संस्कृति, कला अर्थव्यवस्था का तो आधार नहीं है ये। आगे रहते हैं, यहाँ पे लिखा है किस भाषा की लिपि गुरुमुखी है, तो यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे पंजाबी भाषा की लिपि क्या गुरुमुखी है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल यानी 50,383
362 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुल क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं, ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दे तो पंजाब की तुगलक वंश तो होगा नहीं, पंजाब की अर्थव्यवस्था, पर मुगलों का शासन भी नहीं होगा, पंजाब की संस्कृति, पंजाब की संस्कृति क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि पंजाब के इसमें पूरी संस्कृति के बारे में भी बताई गई है कि क्या खाते हैं हम, रोटी का, यहाँ पे भोजन, यहाँ का जो भोजन है वो कैसा है, सरसों का साग, मक्के की रोटी है, नृत्य कौन सा है, मतलब यहाँ पे संस्कृति की बात की गई है, इसलिए क्या होगा, पंजाब की संस्कृति, इसका हम उपयुक्त शीर्षक रख सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।